पर अगला प्रोग्राम। दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार भारत से आम के निर्यात पर यूरोपीय संघ ने लगाया प्रतिबंध, किसानों और निर्यातकों में नाराजगी। पाकिस्तान में उसामा के नाम पर रखा एक मदरसे ने लाइब्रेरी का नाम, कट्टरपंथी मदरसों से बढ़ी अंदरूनी सुरक्षा की चिंता। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे इश्क के इजहार का अलग ही तरीका, यूरोप में बढ़ता प्यार के तालों का चलन। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। भारत में आग के लिए आमों का मजा लेना तो आम बात है, लेकिन यहाँ ब्रिटेन और यूरोप में इस बार लगता है हम भारत के आम के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि 1 मई से यूरोपीय संघ ने भारतीय आम के निर्यात पर रोक लगा दी है। वजह भारत के आम में फ्रूट फ्लाई कीड़े की शिकायत और उससे यूरोप में फसल को खतरा। लंदन से बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट। फलों का राजा आम। इस मौसम में आम का इंतजार सबको रहता है, फिर वो भारत हो, ब्रिटेन या कोई दूसरा देश। भारत दुनिया के सबसे बड़े आम निर्यातक देशों में से है, लेकिन यूरोपीय संघ ने 1 मई से भारत से आने वाले आमों पर पाबंदी लगा दी है। So during 2013, 2013 में भारतीय आम और कुछ सब्जियों की 207 खेत में ऐसे कीड़े पाए गए जो यूरोप में नहीं पाए जाते हैं। इसी के बाद यूरोपीय आयोग ने प्रस्ताव रखा कि भारत से निर्यात होने वाले 5 फलों और सब्जियों पर अस्थायी रोक लगा दी जाए। भारत ने कहा है कि वो इस दिशा में कदम उठाएगा। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में लोग भारतीय आम के मुरीद हैं। लंदन के साउथहॉल इलाके में भारतीय आम की खूब मांग रहती है। मैं इराक से हूँ, लंदन में रहता हूँ। मैं इन आमों का खूब आनंद उठाता हूँ, भारत भी जाता हूँ। ये दुनिया का उम्दा आम है। जब इसका मिल्क शेक बनाकर पीता हूँ तो गजब का स्वाद आता है। मैं मोरक्को से हूँ। दुनिया के सबसे बेहतरीन आम भारत से ही होते हैं। इनकी खुशबू, इनका स्वाद अनोखा है। आम की बात करें तो साल 2012-13 में भारत से विदेशों में 264 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। निर्यात के हिसाब से भारत के लिए ब्रिटेन दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। उसके साथ साल 2012-13 में 32.5 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। इसके अलावा यूरोप में जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम जैसे देश भी भारत से आम खरीदते हैं। आम पर प्रतिबंध का असर भारत में निर्यातकों और किसानों को भी होगा। यूरोप में करीब 15,000 टन हर साल निर्यात होता है, जो कि 6 मिलियन पाउंड की वैल्यू होती है। अब जाहिर सी बात है कि काफी बड़ी रकम है, और इससे क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान में मैंगो का ओवर सप्लाई लोकल मार्केट्स में हो रहा है, पूरे मार्केट में गलत हो रहा है, और जिससे कीमतें बहुत जल्दी से घट रही हैं। जो ग्रो कर रहे हैं, देखिए जाहिर सी बात है, जो फार्मर्स हैं वो या तो मंडी में डायरेक्टली अपना फ्रूट बेचते हैं या फिर किसी ट्रेडर के बीच बेचते हैं। दोनों तरीके से अगर मार्केट में दाम कम होते हैं तो फार्मर पे एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ये होता है कि उसको अपने दाम पूरा नहीं मिल पा रहा है। वहीं यूरोपीय संघ के मुताबिक आम समेत दूसरे भारतीय उत्पादों में पाए गए कीड़ों से यूरोप में खेती के लिए खतरा हो सकता है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो इस साल के आखिर में देखेगा कि भारत ने आम को लेकर क्या नए कदम उठाए हैं, और इसके बाद ही वो बैन हटाने के बारे में सोचेगा। तब तक हिंदुस्तानी आमों को लेकर यूरोप में प्रतिबंध लागू रहेगा। वंदना, बीबीसी, लंदन। और इसी मुद्दे पर कुछ वक्त पहले हमने बात की दिल्ली में उद्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष सिद्धार्थ बिरला से, और उनसे पूछा कि वो यूरोपीय संघ के इस कदम को किस तरह से देखते हैं और आम के इस पीक सीजन में इस कदम का क्या असर पड़ेगा।
जो कोट किया गया है ये 2013 में कुछ इंसिडेंट्स मालूम पड़े थे, पर कुछ ही इंसिडेंट्स थे, ऐसे कोई भयंकर प्रोपोर्शन नहीं था इंसिडेंट्स का। तो जरूर बात तो चल रही थी। दुखद ये है कि भाई एक तरफा सडनली बता दिया गया हमें। जो इन प्रोडक्ट्स को डील करते हैं उनकी भी मार्जिन्स, उनके भी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर को भी वहां फर्क पड़ेगा। पर सब समझ लीजिए करीब 100 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा होगा हिंदुस्तान से ईयू को आमों का, और एकदम पीक सीजन है। तो एक तो पीक सीजन होने के अलावा होने के कारण कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं मिली किसी को, और अगर 100 करोड़ का नुकसान होता है ट्रेड में, तो ये 100 करोड़ रुपए अल्टीमेटली सीधा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों के पास ही पहुंच रहे थे। तो उससे जरूर नुकसान होगा, और काफी कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे महाराष्ट्र और इस एरिया में अल्फोंसो ज्यादा बिकते हैं, तो उन स्टेट्स में ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अब इस पाबंदी के मद्देनजर क्या भारत में किसानों को कुछ अलग करना होगा ताकि उनका उत्पादन इन मानकों के मुताबिक हो? मेरा मानना है कि अगर हिंदुस्तान दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसमें इंडिया और ईयू के स्टैंडर्ड्स के फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम टारगेट कंट्री के स्टैंडर्ड्स को हमें मीट करना है, और हमारे लिए इस एरिया में ज्यादा तकलीफें पैदा नहीं हुई हैं। जापान भी जाता है हमारा माल, अमेरिका भी जाता है, तो कोई ईयू कोई बहुत अलग तो है नहीं। तो जरूर इसके पीछे शायद और कोई चीजें हो सकती हैं, मैं समझ नहीं सकता हूं, बट हो सकता है देयर इज सम अदर एजेंडा। तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या और असर पड़ सकता है भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर? आगे इम्प्लीकेशंस तो कई हो सकते हैं। आज आम और वेजिटेबल्स पे लगा, कल और कोई चीजों पे लग सकता है। इन कई प्रकार से ये सोच रहे हैं कि भाई ईयू अपने आप को क्या एकदम दुनिया से अलग तो नहीं मान सकता, क्योंकि आज खाली हिंदुस्तान के आम वहां जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हर एक देश से, हर एक अफ्रीका से, हर एक एशिया से, दूसरे देशों से आप प्रोड्यूस इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि भाई एक ही जगह आपको फ्रूट फ्लाई मिली और उससे कारण तो हमेशा अगर कोई डिसीजन देगा तो उसका कारण जरूर बताएगा, पर वो कारण काफी है या नहीं वो हमें सोचना है। ये थे दिल्ली से फिक्की के अध्यक्ष सिद्धार्थ बिरला। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, एवरेस्ट पर हिमस्खलन में 16 साथियों की मौत के बाद शेरपाओं ने रोकी चढ़ाई। रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक मदरसे की लाइब्रेरी का नाम बदलकर ओसामा बिन लादेन के नाम पर रख दिया गया है। मदरसे को वो कट्टरपंथी मौलाना चलाते हैं जिनका नाम विवादास्पद लाल मस्जिद से भी जुड़ा है। 2007 में लाल मस्जिद में हफ्ते भर से ज्यादा वक्त तक कट्टरपंथियों और सेना के बीच तनातनी में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और अब कट्टरपंथी मदरसों पर निगरानी रखने की कोशिश का भी विरोध हो रहा है। इस्लामाबाद से शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। ये लड़कियां इस्लामाबाद के सबसे कट्टरपंथी मदरसों में से एक में अरबी भाषा की तालीम ले रही हैं। 1200 लड़कियों वाले इस मदरसे की एक लाइब्रेरी का नाम बदलकर उसामा बिन लादेन के नाम पर रखा गया है। दीवार पर लिखे इस साइन में बिन लादेन को शहीद बताया गया है। यहाँ की मौलाना सरकार की मदरसों की निगरानी बढ़ाने और सुधार की योजनाओं के खिलाफ हैं। हुकूमत मदारिस को अपना टारगेट बनाए, मसाजिद को अपना टारगेट बनाए, तो फिर शरीयत का भी हुक्म यह है कि ऐसे लोगों को जवाब दो। इससे अगर कोई हमारे साथ सख्ती करेगा तो उसका जवाब में हम फूल नहीं पेश करेंगे उनको। पाकिस्तान में अधिकारी 10 साल से भी ज्यादा वक्त से कट्टरपंथी मदरसों को काबू में लाने की कोशिश करते रहे हैं। इनमें से कुछ में गैर मजहबी पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन कई आलोचकों का मानना है कि उन मदरसों को काबू में लाने के लिए कुछ खास नहीं हुआ जो नफरत और हिंसा सिखाते हैं। सरकार ने 2007 में इस मदरसे को बंद करने की कोशिश की थी। हफ्ते भर से ज्यादा चली घेराबंदी यहाँ छिपे तालिबान समर्थक चरमपंथियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई से खत्म हुई, लेकिन मदरसा कुछ ही हफ्तों के बाद एक दूसरी इमारत में फिर शुरू हो गया। अब सरकार की मदरसों पर निगरानी रखने की कोशिश का विरोध हो रहा है। यहाँ पे जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं वो इस किस्म की गलत है ही नहीं, तो फिर क्यों गवर्नमेंट जो है वो हमारे इस चीज में इंटरफेयर हो रही है। मदरसों से अलग पाकिस्तान में इस तरह के सरकारी स्कूलों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती। ऐसे में मदरसों को भी इस दायरे में लाने का मतलब उन्हें कट्टरपंथी जड़ों से दूर करना होगा। कई लोग मानते हैं कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ गए हैं।
लेकिन सियासत में रसूख रखने वाले मौलाना भी सरकार की इस सुधार योजना के खिलाफ हैं। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा और हम दीनी मदारिस के और उसके कास के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते रहेंगे। सरकार की योजना को इन मदरसों से मिल रही चुनौती को देखते हुए लगता है कि उन्हें काबू में लाने की कोशिश या कोई माकूल बदलाव लाना आसान नहीं होगा। शमाइला जाफरी, BBC, इस्लामाबाद। और अब BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। इराक में 3 साल पहले अमेरिकी सेना की वापसी के बाद पहले संसदीय चुनाव हुए। इराक इस वक्त 2008 के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। BBC संवाददाता क्वांटल समरविल के मुताबिक पिछले हफ्ते हिंसा में 160 लोग मारे गए। मतदान के दिन भी 10 लोग मारे गए। हिंसा के डर के बीच 60% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी तीसरी बार जीत की उम्मीद कर रहे हैं। आधिकारिक नतीजे मई के अंत तक आ सकते हैं। चीन में पश्चिमी शिनजियांग इलाके में रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके में 3 लोग मारे गए और 79 लोग जख्मी हो गए। शिनजियांग में पिछले कुछ महीनों में कई हिंसक झड़पें हुई हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इलाके का दौरा खत्म होते ही ये धमाका हुआ। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने चरमपंथी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। बीजिंग हिंसा के लिए अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराता है, जो ज्यादातर वीगर मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे BBC संवाददाता विल रॉस, जहां सैकड़ों लोगों ने हाल ही में अगवा छात्राओं को छुड़ाने के लिए दबाव बनाने के मकसद से प्रदर्शन किया। करीब 2 हफ्ते पहले चरमपंथियों ने एक स्कूल के हॉस्टल से 230 छात्राओं को अगवा कर लिया था। इसके लिए इस्लामिक चरमपंथी संगठन बोको हराम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि बोको हराम ने इस आरोप का कोई जवाब नहीं दिया। माउंट एवरेस्ट पर हाल ही में हुए हिमस्खलन में 16 शेरपाओं की मौत हो गई। इसके बाद शेरपाओं ने इस साल एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं करने का निर्णय लिया। इस मामले पर नेपाल की सरकार शेरपा समुदाय से बातचीत कर रही है। इस साल करीब 300 से भी ज्यादा विदेशी एवरेस्ट पर चढ़ाई की तैयारी में थे, जो शेरपाओं के काम और योगदान के बगैर एक तरह से नामुमकिन होगा। क्या असर पड़ा है इस हादसे का शेरपा समुदाय पर और क्या है उनके मुद्दे? BBC रिपोर्ट। 1953 में एवरेस्ट पर पहली फतह के बाद से अब तक 4000 से ज्यादा लोगों ने यहां झंडा लहराया है। हर साल सैकड़ों की तादाद में दुनिया भर से पर्वतारोही नेपाल में इस हिम शिखर को छूने की तमन्ना लिए पहुंचते हैं। इस रोमांचक अभियान में अहम योगदान देते हैं स्थानीय लोग, जो शेरपा और तमांग जैसे समुदायों से आते हैं। अपनी जान पर खेलकर ये शेरपा न केवल पर्वतारोहियों को रास्ता दिखाते हैं, बल्कि उनका सामान भी ढोकर पहुंचाते हैं। लेकिन 18 अप्रैल की हिमस्खलन की घटना ने इनका मनोबल तोड़ दिया है, जिसमें इन्होंने अपने कई साथी गंवा दिए। काजी शेरपा 3 घंटे तक बर्फ में दबे रहे। अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन सदमे को भूल नहीं पा रहे। अचानक हम पर बर्फ गिरी। सब कुछ बेहद डरावना था। ये मेरी आखिरी चढ़ाई थी। अब मैं दोबारा एवरेस्ट पर नहीं जाऊंगा। नेपाल में हुए हिमस्खलन हादसे में अनिता तमांग ने अपने पति को खो दिया है। अब 11 महीने की बच्ची की जिम्मेदारी पूरी तरह इनके कंधों पर है। ये चाहती हैं कि सरकार इन्हें नौकरी दे, ताकि वो अपनी बच्ची का पालन पोषण ठीक से कर सकें। सैकड़ों शेरपाओं को आर्थिक संबल देने वाली पहाड़ों की ये चोटियां अब उन्हें रास नहीं आ रही, क्योंकि गाइड और कुली के रूप में काम करने पर न तो इन्हें अच्छी पगार मिलती है और न ही दुर्घटना की स्थिति में उचित मुआवजा। शेरपा की जिंदगी आसान नहीं। हमें अक्सर हिमस्खलन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हम पीठ पर भारी बोझ लेकर चल रहे होते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर समस्या और बढ़ जाती है। नेपाल सरकार को पर्वतारोहण से काफी आमदनी होती है। नियमों के तहत इस आमदनी का 30% हिस्सा शेरपा लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन शेरपाओं का आरोप है कि कमाई का ज्यादातर हिस्सा इस काम में लगी कंपनियों के मालिकों की जेब में चला जाता है और उनकी हालत खराब की खराब बनी रहती है। लेकिन अब इस हादसे के बाद ये लोग चाहते हैं कि परिस्थितियां बदलें, उन्हें उचित तनख्वाह और मुआवजा मिले, साथ ही दुर्घटना से निपटने का प्रशिक्षण भी। BBC रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे कराएंगे सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान की सैर। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर।
3 दशक से भी ज्यादा वक्त से संघर्ष की मार झेल रहे अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा की कमी बड़ी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान की 40% तक की आबादी के पास किसी तरह की डॉक्टरी या चिकित्सा सुविधा नहीं है। इनमें से कई लोग बेहद दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, लेकिन अब कुछ डॉक्टर तकनीक के जरिए दूर से भी मरीजों का इलाज कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं। मेडिकल सुविधाएं बड़े शहरों में ही हैं। दूर दराज के मरीजों तक अक्सर मदद नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब टेक्नोलॉजी हालात को कुछ आसान बना रही है। राजधानी काबुल में बैठे एक्सपर्ट अब मीलों दूर गांवों में बैठे मरीजों से बात कर पा रहे हैं लाइव वेबकैम के जरिए। बातचीत के जरिए ये एक्सपर्ट स्थानीय डॉक्टरों को सलाह दे पा रहे हैं। बीमारियों की पहचान और इलाज में बेहतरी आई है। इस टेक्नोलॉजी से मरीजों को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि उनके पास नीम हकीमों के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमारे लोग काबुल नहीं जा सकते, वो बहुत दूर है। लोग गरीब हैं, उनके पास जाने को साधन नहीं है, तो वो मालिश से हड्डी जोड़ने वालों के पास जाते हैं। काफी खतरे होते हैं उस तरह के इलाज में। यह अस्पताल नीम हकीम से होने वाले नुकसान को कम करना चाहता है। अस्पताल का स्टाफ कंप्यूटर के आसान सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है, ताकि दूर दराज के मरीजों का इलाज हो सके। इस तकनीक की खूबी यह है कि हम दुनिया के किसी भी कोने से अपने आईफोन के जरिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। ये सिंपल है और सस्ता भी। अभी तक इसके जरिए अफगानिस्तान के 10,000 से अधिक मरीजों को बीमारियों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है और इलाज भी किया गया है। अस्पताल को उम्मीद है कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी ही होगी। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की सख्त जरूरत है और अभी सुविधाएं बहुत कम हैं। BBC रिपोर्ट। और अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे विमान की सैर पर जो शायद सबसे इको फ्रेंडली हो। ये सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है। सोलर प्लेन को तैयार करने वाली टीम इसे अगले साल पूरी दुनिया में उड़ाने की योजना बना रही है। इस विमान को बनाने वालों का दावा है कि ये ऐसा पहला विमान होगा जो सौर ऊर्जा से दुनिया का चक्कर लगा पाएगा। सोलर इम्पल्स 2 नाम का ये विमान कार्बन फाइबर से बना है, जिससे इसका वजन बहुत कम हो गया है। इसका भार एक साधारण कार जितना ही है, मगर पंख बड़े बोइंग 747 विमानों जैसे है। आपको वॉल्ट डिज्नी का चरित्र डम्बो याद है? वो हाथी जिसके कान इतने बड़े थे कि सब उस पर हंसते थे, लेकिन वो इन्हीं की मदद से उड़ता था। ये प्लेन भी वैसा ही है। इसके पंख 72 मीटर के हैं। असल में इसके लंबे डैने ही इसकी ताकत का राज है। इनके ऊपर का हर चौकोर हिस्सा एक सौर बैटरी है और इस पर ऐसी 18,000 बैटरियां लगी हैं, जो सूरज की ऊर्जा को ईंधन में बदलती रहती है। ऐसे किसी विमान को उड़ाना बहुत खास बात है, क्योंकि आप सुबह डिस्चार्ज बैटरियों के साथ उड़ान भरते हैं, 9,000 मीटर ऊपर आते हैं और उड़ते उड़ते बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। इस विमान पर अभी और काम करने की जरूरत है। उम्मीद की जा रही है कि सोलर इम्पल्स दुनिया का चक्कर लगाने के सफर पर अगले साल ही निकल पाएगा। BBC रिपोर्ट। और अब एक नजर तकनीक की दुनिया की खबरों पर क्लिक में। क्या आप डरते हैं कि आपकी निजी जानकारी गलत हाथों में पड़ जाएगी? फेसबुक ने नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके तहत आप सभी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकेंगे बिना साइन इन किए। यानी कोई भी ऐप आपकी निजी जानकारियां नहीं ले सकेगा। फेसबुक के मालिक ज़करबर्ग का कहना है कि ये बिना डरे नए ऐप्स को टेस्ट करने का नायाब तरीका होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करने वालों को आगाह किया है, क्योंकि हैकर एक्सप्लोरर में एक त्रुटि के कारण आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। ये गड़बड़ी इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 6 से 11 की है। कंपनी ने कहा है कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गूगल ने घोषणा की है कि उसने ऐप फॉर एजुकेशन स्कीम के तहत लाखों छात्रों के जीमेल अकाउंट की स्कैनिंग करनी रोक दी है। ऐसी रिपोर्टें थीं कि ये अमरीकी निजता कानून का उल्लंघन हो सकता है। गूगल ने पिछले महीने इस तरह के स्कैन की जानकारी दी थी। गूगल ने बिजनेस और सरकारी जीमेल अकाउंटों पर विज्ञापन भेजने पर रोक लगाने की भी बात कही है।
और आखिर में, अगर आप उत्तरी कोरिया जाने की योजना बना रहे हैं या फिर दुनिया के इस बेहद गुप्त रहने वाले देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो दुनिया का पहला उत्तर कोरिया ट्रैवल गाइड का ऐप बाजार में आ चुका है। इस ऐप में उत्तर कोरिया की हजारों अप्रकाशित तस्वीरें, ट्रैवल गाइडों के अनुभव, कीमतें और कई टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए पूरी जानकारी उपलब्ध है। ये ऐप 7 मई से एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध होगा। ग्लोबल इंडिया में अगले हफ्ते बात करेंगे बाजार में हेल्थ एप्स की भरमार की, लेकिन सही जानकारी को लेकर बढ़ रही है चिंता, और पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली से करवाएंगे खास मुलाकात। भारत में तो अक्सर ऐतिहासिक इमारतों या पर्यटन स्थलों पर लोग दिल की बातें लिखकर प्यार का इजहार करते हैं और कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन आजकल लंदन और पेरिस में अलग ही तरीके से इजहार मोहब्बत किया जा रहा है, लव लॉक या कहें प्यार का ताला टांगकर। ये कोई आम ताले नहीं हैं, इन पर मोहब्बत के पैगाम लिखे हैं। दिल की बातें इनमें कैद कर प्रेमियों ने लंदन के मशहूर मिलेनियम ब्रिज पर ये ताले लटकाए। माना जाता है कि प्यार का इजहार करने के लिए ताले लटकाने का चलन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सर्बिया में शुरू हुआ, जब सैनिक मैदान जंग जाते थे, लेकिन अब ये बाकी यूरोप में भी लोकप्रिय हो रहा है। इस चलन के पीछे सोच ये है कि प्रेमी अपने लिए किसी खास जगह पर ताला लटका दे और चाबी फेंक दे, ये मानते हुए कि उनके दिल हमेशा एक साथ बंधे हैं। लेकिन हर कोई इसे रोमांटिक नहीं मानता। लंदन में अक्सर अधिकारी ताले काट देते हैं और पेरिस में तो इसे गैर कानूनी ठहराने की भी कोशिश की जा रही है। ताले के वजन की वजह से ये सुरक्षा मुद्दा भी है, साथ ही ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता भी बिगड़ती है। पेरिस में जो हुआ, इससे सबक सीखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशहूर जगहों पर ही प्रेमी ऐसे लव लॉक लगा रहे हों। लंदन की इस मामूली सी जाली पर भी लोग इस तरीके से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। लोग खुलेआम बिना किसी की इजाजत के नए नए तरीके से एक दूसरे के लिए प्यार दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये नामुकेर कर या ग्राफिटी की तरह ही सार्वजनिक जगहों को बदसूरत करने जैसा नहीं है? मुझे नहीं लगता कि ये अपनी भावनाओं के खुलेआम इजहार से ज्यादा। जगह रोमांटिक हो या नहीं, प्रेमी प्यार जताने के नए तरीके ढूंढ ही लेते हैं। BBC रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।